तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण के सिद्धांत के बारे में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं EMRS एग्ज़ाम, KVS एग्ज़ाम, NVS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं भी इस चीज़ का तैयारी कर रहा हूं और मैं जो स्टडी कर रहा हूं वो आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूं, ताकि बहुत सारे साथी जिनको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो सोचते रहते हैं और मटेरियल ना मिलने के अभाव से वो सटीक मटेरियल नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये आप लोग के बीच में है, ये कोई मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको लाइन बाय लाइन आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो चीज़ों में से जो हमारे पास जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है उसमें सबसे पहला चीज़ हम लोग को जानना है दोस्तों कि सबसे पहले शिक्षण का सिद्धांत, अर्थ एवं भूमिका, है ना। फिर करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, है ना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत। इसमें जितने सारे सिद्धांत हैं ये सारे सिद्धांत एक से एक बढ़ कर के हैं और हर एक के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन समझना है, ताकि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो हम आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो ये पढ़ने का तरीका हमारा है और जो आपको पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आए तो इस चीज़ को साइड कीजिए। धन्यवाद, है ना। देखिए भूमिका में क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चीज़ों को ना हम लोग सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लें तो क्या हुआ, नहीं, आपको पूरे डिटेल पढ़ने पड़ेंगे तब जाके आपके क्वेश्चन से लगेंगे, है ना। जैसे लिखा है, बचपन में आप में से ज़्यादातर लोगों से एक सवाल ज़रूर पूछा गया होगा कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। ये ऑब्वियसली बात है ना। कुछ का जवाब होगा बड़े होकर टीचर बनूंगा या बनूंगी। कभी आपने जानने का प्रयास किया कि शिक्षक कैसे बनते हैं। बिल्कुल, हम लोग उस समय तो कुछ पता नहीं रहता है, बस केवल बनना ही रहता है कि ये बनेंगे वो बनेंगे, कैसे बनेंगे तो बाद की प्रक्रिया है ना। या शिक्षक का मतलब क्या है और क्या मतलब होता है शिक्षक का, शिक्षक ही क्यों भाई, और कुछ भी लोग बनने की कोशिश करते हैं तो उसका भी मतलब लोग नहीं जानते हैं। लेकिन वास्तव में शिक्षक वह है जिसे पढ़ाना आता हो, है ना। पढ़ाने का कार्य शिक्षण कहलाता है और शिक्षण करने की प्रक्रिया में हम कुछ आधारों का अनुगमन करते हैं। इन्हीं आधारों को या मान्यताओं को शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है। तो एक चीज़ आप इस पे गौर करिएगा कि हम लोग शिक्षण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि शिक्षण कहलाता क्या चीज़ है। तो देखो, जो वह शिक्षक वह है जिसे पढ़ाने आता हो, पढ़ाने का कार्य शिक्षण कहलाता है और शिक्षण करने की प्रक्रिया में हम कुछ आधारों का अनुगमन करते हैं। इन्हीं आधारों को या मान्यताओं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ लिखा है ना, शिक्षा शास्त्री विचारकों के अनुसार विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों को मान्यता दी गई, जिनका वर्णन इस प्रकार है ना। तो सबसे पहला जो है वो पहला चीज़ है हम लोग को क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ है कि करके सीखना। कोई भी चीज़ अगर हम करके सीखेंगे तो क्या होता है, उस टीचिंग हमारा सीखन मतलब जो लर्निंग होता है वो प्रभावी होता है। अगर हम कोई चीज़ को केवल अगर हम उसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं तो वो हमारा ज़्यादा तेज़ी से हम सीखेंगे और वो ज़्यादा प्रभाव भी होता है। यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। यह सिद्धांत करके सीखना क्या होता है, बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें सीखने वाले का पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना परम आवश्यक है। माने कि जो सीख रहा होता है उसको इस विधि में पूरा सक्रिय रहेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे। याद करें, आप सभी में से जो कुछ साइकिल से विद्यालय जाते हैं उसे आपने कैसे सीखा। सबसे पहले आपने साइकिल को पकड़ना सीखा, पैडल मारना सीखा, कई बार उसे चलाने में चोटें भी आई, आखिरकार आपको साइकिल चलाने आ गया। तो अगर हम करके, अब मान लो हम अगर कोई साइकिल चला रहा है
केवल हम देखेंगे तो क्या हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने के लिए मुझे भी वो उसी की तरह से पहले सीखना पड़ेगा, मैंने कुछ करना पड़ेगा। कैसे साइकिल पकड़ते हैं, कैसे पैडल मारते हैं, कैसे साइकिल आगे बढ़ेगी, ये सब कई बार हम लोग करते हैं। बहुत सारी गलतियां भी होती है, बहुत सारी चोटें भी आती है, और वहीं से फिर हम लोग सीखते हैं और एक समय के बाद हम लोग साइकिल भी चलाने सीख लेते हैं, है कि नहीं। और ये इस टाइप की जो प्रक्रिया है, माने इस टाइप की जो सिद्धांत है ना, माने करके सीखने की सिद्धांत कहलाता है, यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसमें आप जब तक स्वयं साइकिल के साथ क्रिया नहीं करते तब तक आप उसे सीख नहीं सकते। ये ओबियसली बात है, केवल देखने से कोई चीज़ सीखा नहीं जाता है, सीखने के लिए आपको करना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है ना। फॉरवेल का एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे, कहना था कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना अस्थाई सीखना होता है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि अगर हम कोई चीज़ को करके सीख रहे हैं तो वो जो हमारा सीखना जो होता है ना, वो अस्थाई होता है, वो बहुत दिनों तक हम उसको याद रख सकते हैं, भूलने की कोई बात ही नहीं है उसमें, है ना। इसीलिए बच्चों को क्या करना चाहिए? करके सीखना चाहिए, है ना। टीचर लोग को भी यही मतलब इस पे जोर देना चाहिए कि बच्चे से जितना हो सके कोई भी चीज़ सिखाने के दौरान उससे आप करवाइए काम, तब बच्चे क्या होंगे? ज़्यादा सीखेंगे, है ना। स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम का कार्य भी बिना क्रियाशील हुए संभव ही नहीं। जितनी अधिक क्रियाशीलता उतनी ही अधिक सीखने की प्रक्रिया सरल और रुचिपूर्ण होगी। किंतु ऐसा नहीं है कि स्वयं करके सीखने में गलतियां नहीं होती है। देखिए, जब हम सीखते हैं, है ना, लर्निंग बाय डूइंग मैंने करके सीखते हैं, तो भी हो सकती है गलतियां, हो सकती है, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होगी, अवश्य होती है। गलतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सुधार के साथ हम उस कार्य को सीखे ही जाएंगे। बहुत बार गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या होंगे? सीख जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कुछ गतिविधि से समझते हैं, है ना। हम सभी जानते हैं कि पौधे को विकसित होने के लिए हवा, पानी, प्रकाश, खाद आवश्यकता होती है। प्रशिक्षु इसके लिए मिट्टी खोदें, बीज डालें, सोचें, खाद डालें और देखें हवा, पानी, प्रकाश का प्रयोग करके एक बीज पौधा कैसे बनता है। वास्तव में यह सिद्धांत मानव स्वभाव के अनुकूल है। जन्म से ही बालक क्रियाशील रहता है, उसे प्रत्येक अंग सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार सीखना तभी सफल होगा जब हम प्रशिक्षुओं को ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने का अवसर देंगे और मार्गदर्शन करके उनके व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। क्रियाशीलता के सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ है सीखने में एकाग्रता, जो किसी भी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा कार्य हो, के लिए जरूरी है ना। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन ऐसे ही कुछ पद्धतियां हैं जो क्रियाशीलता पर जोर देती है। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई बेसिक योजना तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 में करके सीखने को मूलभूत सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है ना। तो ये जो होता है करके सीखने का कुछ विधि है, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, है ना। अब आगे की बात है, मान लीजिए आप कक्षा के प्रतिनिधि छात्र हैं, मॉनिटर हैं। आपको शिक्षक ने भाषण प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व सौंपा। इस आयोजन को पूरा करने में आपने कई कार्य किए, प्रतिभागियों को आमंत्रण पत्र लिखे, सभाकक्ष तैयार किया, निर्णायकों की व्यवस्था की, खान पान की का तथा प्रतियोगिता का संचालन किया। इस प्रकार आयोजन का कार्य आपने स्वयं करके सीख लिया। यह सत्य है, दोबारा अगर आपको बड़ा आयोजन करना हो तो आप पूरे आत्मविश्वास से उसको पूर्ण करेंगे, है ना। ये होता है करके सीखने का सिद्धांत, यानी क्रिया। अभी जो जस्ट हमने बताया कि भाई क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाया, ये पहला सिद्धांत था टीचिंग का। तो हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे। दूसरा चीज़ है प्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, बहुत सीखने का एक और भी बहुत अच्छा होता है कि कोई प्रेरणा से भी लोग सीखता है। वो कैसे, हम लोग इसको समझते हैं। मानव स्वभाव है प्रशंसा से खुश और आलोचना से मायूस होना। कोई आपको प्रशंसा कर दे तो आप खुश हो जाएंगे, कोई आलोचना कर दे तो आप मायूस हो जाएंगे।
आप सभी जब परीक्षा में अच्छे अंक लाए होंगे तो गुरुजनों माता पिता द्वारा शाबाशी दी गई होगी, प्रशंसा पाकर आपने और अच्छा प्रदर्शन या मेहनत करने की ठानी होगी और उसमें सफल भी हुए होंगे। यह प्रशंसा शाबाशी क्या है? इसे मनोविज्ञान भाषा में प्रेरणा कहते हैं। केली महोदय के विचार था कि शिक्षण में अभी प्रेरणा किसी न किसी रूप में आवश्यक उपस्थित रहना चाहिए। देखो प्रेरणा का तरीका क्या है? प्रेरणा का तरीका होता है शाब्दिक। शाब्दिक में क्या क्या हम बोलते हैं, जैसे बहुत अच्छा किया, वेल डन, शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम, बहुत उत्तम, अच्छा काम किया आपने। और अगर अशाब्दिक की बात हुआ तो या तो हम उसको दंड दे करके काम करेंगे या तो पुरस्कार दे करके काम करेंगे। जैसे अगर सपोज करिए कभी कभी प्रेरणा ऐसे भी मिलता है कि कोई बच्चा थोड़ी सी गलती करे और वो दंड क्या बोलते हैं शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, तो उसके अंदर भी एक अभिप्रेरणा जागती है कि अगली बार से मैं ये तो गलती करूँगा ही नहीं, है ना। तो उस केस में भी क्या होता है कि प्रेरणा का सिद्धांत होता है। पुरस्कार दे करके कर रहा है तो उसमें बोलेगा और अच्छा और पुरस्कार लूँगा, है ना। तो ये तरीका होता है सीखने का। तो और इस टाइप की जो शिक्षण होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है, जारी रखती है और पूरा होने तक चलती रहती है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा ही अधिगम को रुचिकर बनाए ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके। एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और इसी में शिक्षण का सफलता निहित है। अगर बच्चा उत्साहित हो गया कोई चीज़ को सीखने के लिए तो टीचर को उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी दोबारा उसको कुछ करने की। इसीलिए टीचर को क्या करना चाहिए कि प्रेरित तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय लगाना चाहिए, है ना। जैसे आप दौड़ में प्रथम स्थान आए हो, आपकी ट्रॉफी मिली और आपने एक साथ दोबारा बुरा बर्ताव किया, आपको दंड मिला। दोनों के परिणाम प्रभाव के बारे में सोचे क्या होगा, है ना। तो देखो क्या होता है, रुचि का सिद्धांत एक होता है, रुचि का सिद्धांत होता है। जैसे यहाँ पे इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप दौड़ में प्रथम स्थान आए, आपको ट्रॉफी मिली और आपने एक साथ बुरा बर्ताव किया, आपको दंड मिला। तो दोनों के परिणाम प्रभाव में सोचे। देखिए इसमें दो टाइप का हो सकता है कि आपने अगर प्रथम लाया, ट्रॉफी मिली, तो आप खुश होंगे और कोशिश करेंगे कि आगे हम इसको और अच्छा करें। हो सकता है कि अगर किसी वजह से आप प्रथम ना आ पाएँ तो आपके साथ क्या हुआ कि बुरा बर्ताव किया गया, आपको दंड मिला। तो उस केस में बच्चा दो तरीके से हो सकता है, या तो वो उस चीज़ को बुरा मान ले या तो उस चीज़ को अच्छा मान ले कि नहीं हमारे लिए बोला गया है, डांट हमारे लिए हुई है, इस बार हम तो प्रथम ला के ही छोड़ेंगे। तो वो एक अच्छी से सोच में गया तो एक परिणाम हमारा अच्छा तब्दील होगा, है ना। अब आता है तीसरा नंबर, रुचि का सिद्धांत। अब देखो शिक्षण में रुचि होना बहुत ज़रूरी होता है ना। चर्चा करें, आपने संस्कृत विज्ञान विषय ही क्यों लिया? क्योंकि ये विषय आपको अच्छे लगते थे। अब भाई अच्छा लगेगा ही नहीं तो आप पढ़ेंगे क्यों, है ना। तो रुचि भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके पढ़ने समझने में आपको बोरियत नहीं होती थी। स्पष्ट है कि जिस कार्य में हमारा मन लगे यानी उसकी हमारी रुचि है। तो रुचि के सिद्धांत का भी सार यही है कि शिक्षण कार्य ऐसा हो कि सीखने वाला उसे तन्मय होकर सीखे। शिक्षक शिक्षण सामग्री को इस तरीके से प्रस्तुत करे कि कक्षागत अनुशासन बना रहे और अधिगमकर्ता सीखने के प्रति सक्रिय रहे, है ना। अब आता है स्वयं करें और सीखें। आप अपनी कक्षा में वातावरण किस प्रकार रुचिकर बनाएंगे ताकि सीखना प्रभावी हो सके। अब देखो आप स्वयं विचार करें कि एक पाठ आपको चित्रों, मॉडल, कहानियों के द्वारा और एक पाठ मात्र व्याख्या करके समझाया गया, कौन सा प्रभावी रहा, किसको आप अच्छी तरह से समझ पाए। जाहिर है पहले तरीका से पढ़ाए गए तरीके से यह तरीका ही रुचि का सिद्धांत है। रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है ना। रुचि का मतलब क्या हुआ, बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके का क्या करते हैं, तकनीक अपनाते हैं। अब बच्चा रुचि लेगा तो आपका शिक्षण सफल होगा, और बच्चा रुचि नहीं लिया तो आपका शिक्षण सफल नहीं हो पाएगा, है ना। एक होता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ये निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत में क्या होता है, आप इस सब को समझते चले जाएंगे। अगर हम सबको यह ज्ञान ना हो कि हम यहाँ एक साथ क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या अर्जित करने आए हैं और
तो यह केवल और केवल समय की बर्बादी है। ये क्यों और क्या का जवाब है कि हमारी समस्त क्रियाओं को कोई ना कोई मकसद होता है। उसी प्रकार के शिक्षण भी एक सौदेश्यपूर्ण किया है। इसका लक्ष्य है अधिगमकर्ता का व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार, है ना। जब हम शिक्षण करते हैं तो प्रत्येक पाठ कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उसी दिशा में शिक्षण कार्य किया जाए तो शिक्षण प्रभावी होता है। जैसे कविता को पढ़ाना है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विषय वस्तु की योजना बनानी होगी, है ना, उसका प्रस्तुतिकरण करना होगा, अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रदर्शन करना होगा, तभी कविता शिक्षण का लक्ष्य पूरा होगा और संप्रेषण गुणवत्ता परक माना जाएगा, है ना। हर एक चीज़ का एक निश्चित उद्देश्य होता है तभी लोग वहाँ पे सीखना या फिर कुछ काम करने का जो है इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका उद्देश्य ही नहीं पता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, तो वो समय की बर्बादी है ना। या फिर अगर कोई काम के लिए हम लोग जुटे हैं तो उसका लक्ष्य ही नहीं पता कि भैया हम क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक हर एक चीज़ का क्या होता है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत होता है, तभी हम उस चीज़ों को कर रहे होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को दोबारा सीखना है। करके सीखना क्रियाशीलता का मुख्य आधार है। प्रोजेक्ट डाल्टन बेसिक शिक्षा आदि पद्धतियों क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण में प्रेरक तत्वों को शामिल करने के लिए प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। पाठ्य वस्तु में एकाग्रता रुचि का सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ये चार चीज़ों मैंने जो डिस्कस किया ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में भी जानना पड़ेगा, है ना। अब देखो बोध प्रश्न क्या है, स्वयं करने एवं रुचि सीखने का क्या प्रभाव पड़ता है, ये करना है आप लोग को। शिक्षण में प्रेरणा क्यों जरूरी है, ये भी करना है ना। ये हम लोग खुद सोच सकते हैं, जो डिस्कशन किए उसी के बारे में है। ओके, अब आता है नियोजन का सिद्धांत। ये नियोजन का सिद्धांत क्या होता है भाई, नियोजन का सिद्धांत जानेंगे। पहला जो सिद्धांत था क्रियाशीलता का सिद्धांत था, उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत था वो प्रेरणा का सिद्धांत था, तीसरा सिद्धांत था वो रुचि का सिद्धांत था, उसके बाद निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत था। अब जो जान रहे हैं नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत में क्या हो, शिक्षण हो या कोई भी कार्य हो, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना बनाकर किया गया है या नहीं। आप स्वयं चर्चा करें कि एक कमरा जिसमें किताबें, मेज, कुर्सी, कपड़े, जूते यथास्थान क्रम से रखे हो, और एक कमरा जिसमें सामान बेतरतीब फैला हो, किस स्थान पर आपका मन कार्य में लगेगा। जाहिर है उस स्थान पर जहां सब कुछ क्रमबद्ध तथा नियोजित हो। इसे ही योजना का सिद्धांत कहते हैं। शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए। उसके प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात हो ताकि सीखने वाला भ्रमित ना हो कि गुरुजी ने आज क्या पढ़ाया था। वर्तमान शिक्षण कार्य में प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ योजना बनाने एवं उसके अभ्यास पर जोर दिया जाता है। मान लीजिए आपके संधि पढ़ानी है और आपके संधि का परिभाषा उदाहरण देने के बजाय शब्द अर्थ समझाने लगे और उसी में सारा क्लास बीत जाए तो आपकी शिक्षण नियोजित नहीं कहा जाएगा, है ना। तो देखो होता क्या चीज़ है कि अगर हम कोई चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो हमको सबसे पहले उसकी पाठ योजना बनानी पड़ेगी कि हम पूरे किताब में जो पूरे पाठ में जो चीज़ लिखा हुआ है, जो चीज़ बताया गया है, जो चीज़ हमारे कैरिकुलम का चीज़ है, क्या हम उस चीज़ को पूरे तरीके से नियोजन तरीके से बच्चों के बीच रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। हमें ये भी ध्यान देना होगा कि कहीं हम ये दूसरे मुद्दे में तो नहीं भटक जा रहे हैं और हमारा जो क्लास टाइम तो बर्बाद नहीं हो रहा है। तो हर एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ को नियोजन तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि क्या यही हमारा क्या होता है, नियोजन का सिद्धांत कहलाता है ना। इन्हें भी जाने। योजना करके कार्य से मतलब क्या हुआ, समय श्रम की बचत होती है, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है, शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अगर हम योजना करके कार्य करेंगे तो सब चीज़ हमारा क्या होगा, बेहतर होगा। समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होगा, शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो चयन का सिद्धांत। यह हम बीमार हैं तो अगर हमें डॉक्टर के पास जाना हो और विद्यालय भी जाना हो तो इस समय जो ज़्यादा ज़रूरी होगा उसी को करेंगे,
ताकि दूरगामी प्रभाव हमारे पक्ष में हो। इसी स्थिति को चयन कहते हैं। चयन एक इम्पोर्टेंट बात है, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल मैं लूँगा। शिक्षण भी एक जटिल कार्य है। इसमें हमें विभिन्न विषयों को पढ़ाना समझना होता है ना। शिक्षक पर एक गुरुतर दायित्व होता है कि वह कौन सा विषय पहले पढ़ाए, कौन सा बाद में, किस सामग्री को कैसे प्रस्तुत करें, कौन सी कक्षागत समस्याओं को पहले हल करें ताकि शिक्षण अधिगम सफल हो सके। अतएव चयन के सिद्धांत का अनुसरण जरूरी है। मान लीजिए कक्षा में सरल विषय में पहले क्लास में ढेर सारे चित्रों क्लिपों मॉडलों से समझा दिए जाए और कठिन विषय गणित संस्कृत मात्र व्याख्यान विधि से कक्षा में अंतिम क्लास में पढ़ाए जाएं, तो आप चर्चा करें क्या प्रभाव होगा, क्या जटिल विषय समझ में आएगा। इसलिए चयन की ज़रूरत है ताकि शिक्षण बोझिल ना लगे। देखो होता क्या है कि चयन की सिद्धांत का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अभी तक ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है कि जो मतलब थोड़ा सा जो सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग करके सीखने होता है, जैसे अगर बड़े क्लास की बात करें या अभी तो मान लीजिए हम लोग छोटे क्लास की बात करते हैं। जैसे अगर मुझे गणित पढ़ानी हो तो गणित पढ़ाने के लिए बच्चों में रुचि भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसको दिमाग फ्रेश भी होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि उसका दिमाग थक गया हो। तो ज़्यादातर गणित की जो क्लास होती है वह तो फर्स्ट बेल या सेकेंड बेल तक लग जाती है ना। अगर मान लीजिए कि हम इस चीज़ को अगर फर्स्ट या सेकेंड में ना करके अगर हम लास्ट में कर दें, लास्ट में यानी कि जब छुट्टी होने वाला हो लास्ट में कर देंगे, तो होता क्या है कि लास्ट में दिक्कत ये होती है कि बच्चे मतलब कि भोजन मतलब कि लंच कर लिए होते हैं और उनकी शरीर जो है, मन जो है वो क्या होता है, थक जाता है। तो अगर थक जाता है तो अगर हम लास्ट पीरियड में अगर गणित या फिर साइंस की कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो बच्चे उतना रुचिकर नहीं बना पाएंगे, बच्चे उसको सही से नहीं सुन पाएंगे। तो वहाँ से क्या होगा कि हमारा जो शिक्षण है वो सफल नहीं हो पाएगा, हम बच्चों के साथ अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि जो योजना तैयार करनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम एक सुनियोजित होनी चाहिए। नहीं ऐसा ना हो कि हम स्टार्टिंग में हम ऐसा सब्जेक्ट कर दिए जो कि मतलब बच्चे आसानी से भी समझ सकते थे और बाद में हमने ऐसा जटिल सब्जेक्ट ला करके रख दिया जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो नियोजन का सिद्धांत भी उसी टाइप में है कि आपको चीज़ों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता उसके कार्य की सफलता पर निर्भर करती है ना। अब आता है पुनरावृत्ति में क्या क्या हम लोग सीखें। ज्ञान का स्वरूप अतः सागर के समान है, शिक्षण में चयन जरूरी है। उद्देश्यहीन शिक्षण कभी सफल नहीं होता। चयन उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण का भी योजना बनानी चाहिए। अब देखो कुछ प्रश्न है जो शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होना क्यों जरूरी है, चयन के सिद्धांत में नियोजन का क्या योगदान है ना। नियोजन का क्या योगदान है, नियोजन मत बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है जी, तो आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग काले कुछ गोरे होते हैं, कुछ लोग किसी तत्व को जल्दी समझ लेते हैं, कुछ लोग देर में, कुछ अपनी बात चिल्ला कर सब जगह कह देते हैं और कुछ उपयुक्त समय पर भी अपने व्यक्त नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, इसमें कोई समानता नहीं, न रंग रूप की, न आकृति की, न बनावट में और ना ही बुद्धि में। यह भिन्नता की व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। शिक्षण कार्य में यदि इस भिन्नता को ध्यान में ना रखा जाए तो अधिगम का गुणवत्ता परक नहीं कहा जा सकता। शिक्षक हमेशा व्यक्तित्व भिन्नता का ख्याल रखे, उसके अनुसार शिक्षण का नियोजित करें, अन्यथा शिक्षण कुछ छात्रों की समझ में आएगा और कुछ की नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जरूर रखना चाहिए। होता क्या चीज़ है कि बहुत जब हम क्लास में टीचिंग करा रहे होते हैं तो सारे बच्चे एक जैसा नहीं होते हैं,
सबकी समझ एक जैसा नहीं होती है ना। कोई थोड़ा जल्दी समझता है, कोई थोड़ा लेट से समझता है। तो हमें शिक्षण के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक बच्चे को लाभ हो पा रहा है कि नहीं, या फिर केवल कुछ ही बच्चों को समझ में आ रहा है, तो उस समय भी शिक्षण हमारा सफल नहीं होगा। क्योंकि अगर सारे बच्चे अगर नहीं सीख पाएंगे तो हमारी क्या होगी कि अधूरा शिक्षण हो पाएगी, है ना। तो उस पर हम लोग को ध्यान देना है, व्यक्तिगत भिन्नता पे ध्यान देना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, शिक्षण की योजना बनाना है, ताकि सारे बच्चे अच्छे से सीख सकें। स्वयं चर्चा करें कि हम विचार करें कक्षा के सभी बच्चों को एक ही गुरु ने गणित पढ़ाया, पर सभी का निष्पादन अलग अलग क्यों रहा, है ना। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होती है। हो सकता है किसी को गणित में अच्छा समझ में आता है, अच्छा रुचि लेते हैं, कोई गणित को उतना रुचि नहीं लेते हैं, जिसके वजह से उसको क्या होती है कि दिक्कतें आती है। तो ये हो सकता है कि उसका वजह है व्यक्तिगत विभिन्नता, है ना। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मूल तथ्य समानता एवं सहभागिता। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी शिक्षक के बहुत करीब होते हैं और कुछ से शिक्षक बिल्कुल ही उदासीन रहता है, तो जो प्रिय हैं उन्हें अनुशासन भंग पर भी दंड नहीं मिलता, जो प्रिय नहीं है उन्हें दंड का क्या होता है, भागी होना पड़ता है। इस कक्षा को हम लोकतांत्रिक कक्षा नहीं कह सकते और ना ही शिक्षक व्यवहार की समानता का व्यवहार कह सकते। शिक्षक हमेशा ध्यान रखें कि कक्षा में सभी बच्चों का शिक्षक है, सभी का व्यवहार परिमार्जन उसका मकसद है, सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करें। लोकतांत्रिक सिद्धांत कहता है कि कक्षा शिक्षण शिक्षार्थियों के सहभागिता पर आधारित हो, उनके क्रियाशीलता और पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाए। देखिए ये बहुत अच्छी बात कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टीचर कुछ बच्चे को बड़ा प्रिय मान लेते हैं, और वो अगर वो थोड़ा गलती करता भी है तो उसको लोग इग्नोर कर देता है, उसको दंड नहीं देता है, और कुछ बच्चों पे उसको जानबूझ करके दंड देता है। तो इस केस में यहाँ पे बच्चों के पास क्या उत्पन्न होती है, एक कहीं ना कहीं एक अपराध टाइप के आपराधिक तत्व तो उपलब्ध होते हैं। बच्चों के दिमाग में चलता है कि शिक्षक हमें दंड देते हैं और अगले स्टूडेंट को दंड नहीं देता है, तो यहाँ से टीचर और स्टूडेंट का जो तालमेल है वो गड़बड़ाता है। तो शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि हम ये पूरे क्लास का शिक्षक हैं, ना कि एक कोई मतलब सर्टेन बच्चे का, माने को ना कोई निश्चित बच्चे का हम शिक्षक हैं, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसा ना हो कि जो बच्चे को आप ज़्यादा मानते हो तो उसको कम दंड दिए हो, और जो जिसको नहीं मानते उसको ज़्यादा दंड दिए हो। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल करके आपके साथ दिक्कत भी हो सकती है ना। तो हमें ऐसा ना हो कि कोई बच्चे को ज़्यादा हम लोग मानेंगे और कोई बच्चा को कम मानेंगे, सारे बच्चे को बराबर लेकर के चले, चाहे वो जैसा हो पढ़ने में, ठीक है। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक सोचें और बताएं, क्या बोला कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा में सभी बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसी होनी चाहिए। भाई सबके साथ हमको एक जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा ना हो कि हम किसी को ज़्यादा मान रहे हैं किसी को कम मान रहे हैं। ये चीज़ को ध्यान रखना है टीचिंग के दौरान। आगे अब जब आप टीचिंग करेंगे तो ये सब को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे आपके दुश्मन बन जाएंगे, है ना। अब आता है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय पटचर्या के रूपरेखा 2005 में शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर जोर दिया गया है। शिक्षा देने का कार्य शिक्षण का माध्यम से होता है। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उन तथ्यों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है जो विद्यार्थी को उसके जीवन की क्रिया के साथ जोड़ते हैं। यह संबंध स्थापित हो जाने पर नया ज्ञान या कौशल बालक का जीवन का स्थायी अंग बन जाता है, और वह इस ज्ञान का प्रयोग जीवन में आने वाली परिस्थितियों को सुलझाने में करता है। देखिए हम लोग पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए हैं कि हमारे जो ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयाँ और बाधाएँ को, उसको जो बाधाएँ आएगी उसको हम लोग सही से कैसे समस्या को समाधान करेंगे, इसलिए हम लोग को पढ़ाई जाती है और उसे सिखाई जाती है कि आने वाले ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, है ना। तो जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत कहलाता है। इसमें लिखा है आप सब ने पर्यावरण, भूगोल, सामाजिक विषय का ज्ञान अर्जित किया। उस ज्ञान का उपयोग आपने
आसपास के स्थान के स्वच्छ बनाने के लिए कैसे करेंगे, ये आपकी गतिविधि है ना। हम लोग को क्या करना है, केवल इसके बारे में जानना है। बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है तो वह स्कूल की तुलना में आपके घर का वातावरण से क्यों करता है, क्यों करता है भाई, क्यों करता होगा? सिंपल बात है, वहाँ जब जाता है तो उसको एक साथ सारे बच्चे मिलते हैं, एक बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, एक साथ बहुत सारे लोगों से मेल मिलाप होता है, और घर में कुछ ही लोगों से मेल मिलाप होता है। तो इस टाइप की बात उसके मन में चलता रहता है कि भाई घर में इतने कम क्यों हैं, स्कूल में ज़्यादा क्यों हैं। छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, है ना। शिक्षण में केवल जीवन से ही नहीं वरन एक विषय का दूसरे विषय से संबंध भी जरूरी है। जैसे अर्थशास्त्र का गणित से, गृह विज्ञान का जीव विज्ञान से, एक भाषा का दूसरी भाषा से, है ना। देखो अगर हम गणित सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि गणित में ही काम आएगा, नहीं। गणित अगर हम सीख रहे हैं तो वो हमारे और सब्जेक्ट से भी काम आएगा, अर्थशास्त्र से काम आएगा, इकोनॉमिक्स से काम आएगा, है ना, और हमारे क्या बोलते हैं साइंस से भी काम आता है। तो ये एक सब्जेक्ट का यानी एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध क्या है, ये भी जानना क्या है, जरूरी है। एक भाषा से दूसरी भाषा का संबंध क्या है, ये भी जानना हमारा क्या होता है, जरूरी होता है ना। अब इसमें कुछ हम लोग को पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल। लोकतंत्र का मूल भाव समानता तथा सहभागिता है, बिल्कुल। सफल शिक्षण वही है जो व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ा हो, बहुत बढ़िया, है ना। अब एक जानते हैं हम लोग आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग समझते हैं। आप सभी ने जुमला अक्सर सुना होगा। जुमला मतलब क्या होता है ना। करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो सुजान, इसका क्या मतलब होता है। जैसे जुमला बोला गया, ये मुहावरा टाइप से है ना, कि हम कोई चीज़ को बताते हैं, ये सब क्या कहलाता है, आवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। इसका आशय है जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वह कार्य आसान हो जाता है। शिक्षण में जिस पाठ को, तथ्य को हम बार बार पढ़ते या पढ़ाते हैं तो उस पर हमारी पकड़ अच्छी होती है और उससे रुचि व ध्यान भी केंद्रित होता है। आप स्वयं विचार करें कि गणित के सूत्र हो या केमिस्ट्री के समीकरण, इनका हम अगर बारंबार अभ्यास करते थे, लिखते थे, तो वह भी हमारे लिए सरल हो जाता था और वह ज्ञान आज भी स्थायी है। बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम होती जाती है ना। क्या होता है इसको समझिए। आवृत्ति का सिद्धांत का मतलब क्या होता है। एक कहावत था कि करत करत अभ्यास के जड़ी मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम लगातार अभ्यास करते हैं तो क्या होता है कि काम हमारा आसान हो जाता है। रस्सी के बार बार आने जाने से सील पर भी क्या हो जाता है, निशान हो जाता है। आप लोग सभी देखे होंगे कि कुएं में जो हम लोग को एक क्या होता है, सील या लकड़ी जो दिए जाता है, और जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पानी खींचते हैं, तो रस्सी के बार बार आने जाने से वहाँ पे क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो इसी का ये अर्थ हुआ कि कोई चीज़ को अगर हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसको देखेंगे, तो उसकी पकड़ हमारी अच्छी होगी, है ना। अगर गणित या केमिस्ट्री हो या विज्ञान कोई भी मतलब पाठ हो, अगर हम उसको अच्छे से बार बार पढ़ेंगे तो वो उसका विस्मरण, माने कि भूलना बहुत कम स्थिति में हो, हम भूलेंगे, है ना। ज़्यादा दिन तक ये याद रहेगा, विस्मरण की जो समस्या होगी वो कम होगी, है ना। तो ये होता है हमारा क्या चीज़ दोस्तों, आवृत्ति का सिद्धांत। क्या होता है, आवृत्ति का सिद्धांत। तो आवृत्ति के तरीके क्या हैं, कैसे हम लोग बार बार चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो इसका काम होता है गृह कार्य। क्या होता है, गृह कार्य, होमवर्क करना, मासिक परीक्षा टेस्ट के माध्यम से छात्रों से पाठ समझाने को कहना। देखिए बच्चों को अगर हमको लगातार उसको मतलब रिवीजन करवाना है, रिवीजन का मतलब ही आवृत्ति होता है। तो इसका क्या क्या तरीके हैं, तो सबसे पहले भैया उसको होमवर्क दीजिए उसी चीज़ों से, फिर हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए, मासिक वाला, मंथली वाला या वीकली वाला, या छात्रों से पाठ को समझाने को कहिए। जो बच्चे ने सीखा वो चीज़ को क्या कहिए कि आप बताइए हम लोग के सामने कि आपने क्या सीखा। तो ऐसे क्या होगा कि हम लोग उस चीज़ को आवृत्ति दोहरा सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं।
अब आता है निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत से लाभ क्या है। देखो, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि हम सभी जन्मतः रचनात्मक शक्ति होती है, उसका यदि अवसर दिया जाए तो वह प्रखर होती जाती है। शिक्षण में भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो पाठ पढ़ाना हो उसको कक्षा में सीखने वालों की सृजनात्मक क्रियाओं द्वारा विकसित करते हुए पढ़ाया जाए। इसके दो लाभ होंगे, वह पाठ रुचिपूर्ण होगा और अधिगम कर्ता तथा शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया का पर्याप्त अवसर मिलेगा, है ना। निर्माण एवं मनोरंजन का उपयोगिता, स्वतः अध्ययन का विकास, मैंने खुद अध्ययन कर पाएगा। चिंतन मनन का विकास, अरे बच्चा अगर स्व अध्ययन में ध्यान दे दिया, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे दिया, चिंतन मनन में ध्यान दे दिया तो टीचिंग सफल होगा। जब तक शिक्षण कार्य में मनोरंजनात्मक क्रियाएं समाहित नहीं होगी, पढ़ने व पढ़ाने वाले दोनों पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमें गणित में पहाड़ा सिखाना हो तो इसे आप इस रूप में गाकर, कविता के रूप में देकर शिक्षण को मनोरंजन बना सकते हैं कि सीखने वाले बस गणित में रुचि लेने लगेंगे। जैसे हम लोग टेबल सिखाते हैं तो इसे पढ़ते हैं ना, 2 एकम 2, उठो सवेरे मुँह धो लो, है ना, 2 दूनी 4, बहुत न खाना आम का अचार, 2 तिया 6, मीठी मीठी बात का, 2 चौके 8, मेले में जाओ करके ठाठ बाट। ऐसे ही बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को मनोरंजन के जरिए क्या करते हैं, बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं। ये था हमारा क्या चीज़, मनोरंजन एवं निर्माण का सिद्धांत। अब हम लोग सीखेंगे विभाजन का सिद्धांत। ये विभाजन का सिद्धांत क्या होता है इसे समझेंगे। ये लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहते हैं। शिक्षण स्वयं में व्यापक प्रक्रिया है, इसको सफल बनाने का सबसे सरल तरीका है इसे विभाजित करके पढ़ाया जाए। शिक्षक को चाहिए पाठ्य वस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो, ताकि तारतम्यता बनी रहे और संप्रेषण व्यवहारिक बना रहे। मान लीजिए आपको व्याकरण का ज्ञान देना है तो आप पहले अक्षर ज्ञान देंगे, शब्द बनाना सिखाएंगे, फिर वाक्य कैसे बनाए जाते हैं यह बताएंगे, तब आप व्याकरणिक दृष्टि से इनका प्रयोग बताएंगे। इस क्रिया आसानी से समझ में आ जाएगी और शिक्षण बोझिल नहीं लगेगा। विभाजन का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी चीज़ अगर आप सिखा रहे हो तो उसको क्या करो कि पहले छोटे छोटे पार्ट में बांटोगे, तो और हर एक छोटे पार्ट को सिखाते सिखाते चलोगे तो एक साथ आपका क्या होगा कि पूरा पाठ बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, है ना। वो हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है कि विभाजन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को सिखाते हैं और फिर बड़े चीज़ों की ओर उन्हें ले जाया जाता है। यही होता है विभाजन का सिद्धांत। यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण है, क्योंकि विभाजन क्रम में आगे बढ़ते हुए शिक्षक को छात्रों के सीखने की गति व स्तर का ज्ञान होता चलता है। वह अपना शिक्षण कार्य उत्तरोत्तर परिष्कृत भी करता चलता है। उपयुक्त चर्चाओं से हमने जाना, क्या जाना भाई, ये जाना कि सभी सिद्धांत एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इनका अनुपालन सुनिश्चित करने से शिक्षण तो बेहतर होता ही है, शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार मिलने लगता है। एक तरीके से यह सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिस पर चलकर सहजता से गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। पुनरावृत्ति में हम लोग देखिए, पढ़ाए गए तथ्यों को बार बार दोहराना से ज्ञान अस्थायी हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। मन में प्रसन्नता हो तो अधिगम की गति तीव्र होती है, बिल्कुल सत्य है। खंड से पूर्ण की ओर बढ़ना मनोवैज्ञानिक है। पाठ विषय के छोटे छोटे पदों में बांटकर पढ़ाने से मूल्य प्रभावी होता है। अब हम यहाँ पे हम लोग मूल्यांकन करते हैं, कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कक्षा में एक शिक्षक मुस्कान कहे गए शाबाशी को शब्दों में क्या क्या प्रभाव होगा, है ना। इस कक्षा में अगर एक शिक्षक की मुस्कान कहे गए शाबाशी के शब्दों में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। छात्र हंसेंगे, छात्र खेलेंगे, छात्र प्रेरित होंगे, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल क्या होगा, छात्र प्रेरित होंगे, है ना।
प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? एक दूसरे से भिन्न है। किस सिद्धांत के अनुसार सत्य है? तो भाई व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पे जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ लिया ना। एक दूसरे से क्या है? हर एक व्यक्ति भिन्न है। तो देखिए कितना अच्छा से हम लोग क्या कर सकते हैं? वैकल्पिक क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कराने वाले तो बहुत है, इतना तो लाइन बाय लाइन हमको लगता है कि कोई टीचर नहीं करा रहे हैं। हम आपके भाई, हम आपके दोस्त, मैं भी पढ़ रहा हूं और साथ ही साथ आपको भी बता रहा हूं कि हम लोग को एक साथ कैसे पढ़ना है। तो लेट्स लर्न विथ संतोष, मैंने हमारे साथ पढ़ें और हम लोग क्या करेंगे? एक साथ मिल करके तैयारी करेंगे। तो धन्यवाद। तो आज हम लोग क्या पढ़े? शिक्षण के सिद्धांत पढ़े दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा, कल का टॉपिक होगा, वो होगा शिक्षण सूत्र। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। तो शिक्षण के सिद्धांत पढ़ा, मैं पहला टॉपिक में शिक्षण का अर्थ बताया, फिर शिक्षण का सिद्धांत बताया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा शिक्षण का सूत्र। तो धन्यवाद आज के लिए। आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।